चलिए मैंने सर स्टार्ट कर दिया पूरा मैंने स्टार्ट कर अच्छा दिया अच्छा, रिकॉर्डिंग। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो हम रेंज फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे थे कि रेंज फंक्शन किस तरह काम करते हैं। तो एक तो इसका सिंटैक्स है, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन रेंज फंक्शन हमें क्या आउटपुट देता है, ये किस तरह आप फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इस पर बात करें कि फंक्शन क्या होता है। जी, कोई बता सकते हैं फंक्शन क्या होता है? एनीवन प्लीज। ब्लॉक ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। नहीं, फंक्शन जनरली अगर बात करें, फंक्शन क्या चीज है, वो तो ब्लॉक ऑफ कोड तो उसका वो तरीका है ना जी, करने जी का। जी। एक सर, वे है जिसमें रिपीटिव काम करने कैन आई बार बार एक्सप्लेन सर? कॉल किया जा सके। जी जी जी, इसको बता टास्क दीजिए। देंगे। जी जी। इसको एक टास्क दे देंगे, उसको जी, एक लिमिटेशन दे देंगे और कॉल किया जाएगा बार बार, उसको डी यूज किया जा सकेगा। अच्छा, रीयूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, मैथ में मुझे बताएं फंक्शन क्या काम करता है। मैथ में आपने फंक्शन पढ़े हैं ना? सर मैं हाँ। बताऊं? जी जी, बता दीजिए मोहतरमा। सर फंक्शन इज बेसिकली कि आप इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिल जाता है। लाइक अगर आप टी बना रहे हो तो उसमें आप जितने इंग्रेडिएंट्स ऐड करोगे, मिल्क, शुगर और टी, वो इनपुट दे रहे हो और आखिर में जो चाय बन जाती है वो आउटपुट होती है। इट्स सिंपली अ फंक्शन। अच्छा, ये बीच में क्या हो रहा होता है फिर? ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये फंक्शन है। ये जो सारा, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, फंक्शन, उसको कुछ डेटा एज अ इनपुट दिया जाता है, और वो कुछ इस पर प्रोसेस करता है, और एज अ डेटा कुछ आउटपुट दे देता है हमें। ठीक है, फंक्शन समझ आ रहा है आपको? अच्छा सर, सॉरी, फंक्शन को काइंडली रिपीट कर दीजिए। देखिए, फंक्शन ये है कि आप इसको एज अ इनपुट कुछ डेटा देंगे, ठीक है, और ये उस पर कुछ प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, ये है फंक्शन। और ये फंक्शन आप प्रोग्रामिंग में देख लें इसको, मैथमेटिक्स में देख लें, या किसी भी जगह पे देख लें, फंक्शन ये है टोटली। जी ठीक है, बिल्कुल सर। तो अभी ये रेंज का फंक्शन है। अब ये फंक्शन हमने नहीं लिखा, ये पाइथन ने हमें बिल्ट इन दे दिया। जी जी काशिफ, सवाल है आपको कोई? अच्छा चलो, तो रेंज फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन ने हमें पहले से लिख के दिया, हमें सिर्फ इसको यूज करना है, जिस तरह हमने इसको पीछे यूज किया था। तो अब इसको हमने नहीं लिखा, ये फंक्शन हमें नहीं मालूम कि बीच में उसने किस तरह प्रोसेस किया, लेकिन हम इसको एज इनपुट कुछ चीज दे रहे हैं, और ये हमें कुछ आउटपुट देगा। तो इसको लिखने का कुछ सेंटेक्स है, और पहला सेंटेक्स ये है कि हमें अ, वो उसको हम बताते हैं कि भाई तूने शुरू करना है, शुरू उसने हमेशा जो है डिफॉल्ट उसका सेट है कि उसने जीरो से शुरू करना है। लेकिन हम इसको स्टॉप बताते हैं कि भाई तूने यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ तक तूने हमें चीजें देनी है। और वो हम मोस्टली इसके साथ नंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, रेंज फंक्शन का नंबर्स के साथ डील करना होता है। तो यहाँ पे पहली मिसाल जो हमारे पास पहला सेंटेक्स लिखा हुआ है, रेंज स्टॉप इन पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे वही सेंटेक्स मैंने इस्तेमाल किया, और यहाँ पे रेंज का फंक्शन क्या करेगा, जीरो से नंबर जनरेट करना शुरू कर देगा, और जो हमने इसको स्टॉप दिया, स्टॉप वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 - 1 तक पहले की ये चीजें प्रिंट कर देगा। 5 वाली वैल्यू को ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये रेंज फंक्शन है जो हमेशा जो है अपने स्टॉप से एक पहले चीज, पहले एक n - 1 करके स्टॉप कर देगा। समझ आ रहा है आपको रेंज फंक्शन के बारे में? ये सर। जी जी। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको इनपुट क्या दिया और इसने हमें आउटपुट क्या दिया, बता दीजिए कोई आप में से एक। ये सर, उसमें हमने ये किया है कि रेंज के अंदर उसको 5 इनपुट दिया है। उसने क्या किया है कि 0 से 4 तक किया है, क्योंकि स्टाफ 5 तक था आई थिंक। हाँ, उसने तो एक स्टाफ इंडेक्स। 5 तक था, तो उसने n - 1, 5 - 1 तो 4 तक उसने प्रिंट कर दिया। जी सर। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन, जब भी फंक्शन का आप नाम सुने तो उसका यही काम है कि कुछ डेटा इसको दिया जाएगा, उस पे वो कुछ प्रोसेस करेगा और कुछ डेटा हमें जनरेट करके देगा। ठीक है, इन 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 फंक्शंस का मशीन लर्निंग में बहुत अहम रोल है। और हमारे पास जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे और इस तरह की और कुछ चीजें देखेंगे, तो उनमें भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीट्रिक वैल्यूज होते हैं, उनको हम सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और मशीन लर्निंग इसके अलावा कोई और बड़ी जादू नहीं है। जब हम उसको देखेंगे तो उस वक्त हम इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। अब जो दूसरा सिंटैक्स है इसका, रेंज। अब इसमें पहले में हमने इसको स्टार्ट का नहीं दिया था कि कहाँ से उसने स्टार्ट करना है, हमने सिर्फ उसको डायरेक्टली बता दिया था कि यहाँ पे आपने खत्म करना है, तो उसने डिफॉल्ट 0 से शुरू किया था। लेकिन दूसरा उसका सेंटेक्स ये है कि हम इसको स्टार्ट भी बता सकते हैं कि भाई आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे खत्म करना है। तो दूसरा जो उसके लिए कोड लिखा हुआ है वो है रेंज 2 से 8 तक। अब ये 2 और 8 से 1 - 1 करके, तो यहाँ तक ये नंबर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये रेंज फंक्शन का दूसरा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। अच्छा सर, जी जी। यहाँ पे 2 हमने लगाया है, ये 2 इंडेक्स लेगा या 2 एलिमेंट से स्टार्ट करेगा? अच्छा, 2 इसका इंडेक्स है या एलिमेंट है? देखिए, हाँ जी बहुत अहम सर। सवाल आपने पूछा है। इसके बारे में मैं कि देखिए, एलिमेंट तो हम उस वक्त कहेंगे जब हम कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो ना, उसमें हम अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दूं और उसमें वैल्यूज डालता जाऊं जो हमें ये रेंज फंक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक उस डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, जो वैल्यूज होंगे, हम उनको एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये इंडेक्स जी जनरेट कर रहा है, एक स्टार्ट पोजीशन से और एंड पोजीशन तक। मजीद हम इस पर इसको पढ़ेंगे तो मैं अगले लेक्चर में इसको मजीद क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जी। किसी और का कोई सवाल है रेंज फंक्शन के बारे में? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि रेंज फंक्शन को हम ये भी बता सकते हैं कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, और कितने बीच में इंक्रीमेंट्स डाले जाने हैं आपने। एक एक का इंक्रीमेंट डालना है, 2 के साथ स्टेप्स के साथ चलना है, 3 के साथ चलना है। तो मैं इसको फिर से वही स्टार्ट पोजीशन इसकी 3 शुरू कर देता हूँ, और 3 से 3 - 11 - 1 जो इसकी स्टॉप पोजीशन है, तो 10 तक 3 नंबर हमें भी प्रिंट करके देगा। और क्योंकि 2 की रेंज है तो ये 3 नंबर ही प्रिंट कर सकेगा। तो अच्छा, तो 2 की रेंज थी तो 3 और 11 में कुछ 2 के फासले से हमारे पास 4 वैल्यूज आ रहे हैं, 3 नहीं, 3 3 का गैप नहीं था हमारे पास। अगर 3 3 का होता तो फिर ये 3 करता। ठीक हो गया। रेंज फंक्शन के मुतालिक कोई सवाल? कोई नहीं, समझ आ गया सबको? तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं रेंज फंक्शन के। ये इसमें 10 से शुरू कर रहा है और 0 तक जाना है इसने, 0 से पहले, और हर दफा 1 माइनस करते हुए जाएगा। तो 10 9 8 7 और इस तरह 1 तक। अब इसके कॉमन यूजेस लिखे हुए हैं तो ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी लिंक इसका, देख लीजिएगा आप इसको मजीद। अच्छा, लूप के साथ कुछ क्लासेस जुड़े हुए होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जुड़े हुए होते हैं जिनके साथ हम मोस्टली काम करते रहते हैं। तो इनका कुछ अलग यूजेज होता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो इनको हम देखते हैं कि इनमें ये स्टेटमेंट्स क्या काम करती हैं। ब्रेक हो गया, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट जो भी है। तो कोई इस सेल को एक्सप्लेन कर सकता है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है अभी? इसमें क्या हो रहा है? एनीवन वांट टू एक्सप्लेन दिस वन सेल? इसमें ये कह रहा है सर, नंबर जब 6 के इक्वल होगा फिर ब्रेक करेगा, अदरवाइज जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आउटपुट में शो करवा देगा। अच्छा, तो ब्रेक क्या करता है वैसे? अ, उस एलिमेंट के जहाँ पे जो इक्वलिटी हमने उसको टास्क दिया हुआ है उसके जी। इक्वल जो वैल्यू होगी उसको स्टॉप करवाएगा। अच्छा, नहीं सर देखिए, ब्रेक जो होता है जी। सर जी आई काशिफ। बिलीव जब मतलब कि सर अब ये जैसी कंडीशन ट्रू हो गई, नंबर इज इक्वल टू 6, तो जो नीचे वाले लाइन वाले कोड है ना उसको स्किप कर देगा और हमारा लूप खत्म हो जाएगा यहीं पे सर, अगर कंडीशन बिल्कुल ट्रू हुई। ऐसे। जी जी, बिल्कुल आपने सही बताया। जब जब तक ये कंडीशन मीट होती रही है, तो मीट नहीं होती, ठीक है, तो ये प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही हमारे पास नंबर 6 के बराबर आ जाएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम है
कि वो लूप को टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे, बार कि वो अपना एक पूरा कर लेता प्रोसेस को। तो जो जैसे ही लूप 6 तक पहुंचेगा, नंबर 6 को जब पहुंचा, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी और आगे जो चीजें होंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। सही है। अच्छा सर, मेन के वो यहाँ पे 5 तक, जी बिल्कुल 5 है तक ना? ही। तो जी 1 से लेकर उसने 5 तक प्रिंट किया, और जैसे ही 6 आया तो ब्रेक हो गई लूप और फिर टर्मिनेट हो गया, लूप खत्म हो गया। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गया। ये ये एक वैल्यू स्किप कर देता है। सही है। जिस कंडीशन को ये मिल गया, 6 आ गया, तो ये 6 वाले आइटरेशन को स्किप कर देगा और मूव कर जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन पर, और उनकी वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा। तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कॉन्सेप्ट्स हैं लूप के साथ। तो आप इन फंडामेंटल्स को अपने साथ मतलब सीख लें सही तरीके से, तो आप क्योंकि किसी भी लैंग्वेज पे आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। और फंडामेंटल्स के बगैर अब तक जितना भी मैंने प्रोग्राम, मुझे याद नहीं कभी हमने फंडामेंटल्स के बगैर कोई प्रोग्राम लिखी हो। और इन प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स में यही चीजें होती हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम कंडीशंस को देख रहे होते हैं, और लूप वगैरह, और फिर मुख्तलिफ चीजें, वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल सिंपल। तो लूप जो तो फंडामेंटल सर, है वो हर एक को बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। जी। अच्छा सर, आपका बैकग्राउंड सीएस से है? जी मैं BSIT कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है जी सर, हम थैंक आपसे क्वेश्चन लेंगे, जनरल क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे आखिर 10 मिनटों में। तो तो यहाँ पे अगर इस आउटपुट में आप देखें एक नंबर मिसिंग है। वो नंबर मिसिंग है जो कि इस कंडीशन को मीट किया, तो वहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट चल गई थी। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट चली थी तो नीचे जो प्रिंट का स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका, क्योंकि लूप वहां से दोबारा आइटरेट करने के लिए ऊपर चला गया था, नेक्स्ट आइटरेशन के लिए इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ गया था। जो यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट जितने भी होंगे वो पास एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। समझ आ गया सबको कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में? और ब्रेक के बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं? यू जी सर। ठीक हो गया जी। सही। और ये पास स्टेटमेंट है, इसका कोई खास काम नहीं है, ये सिर्फ पाइथन में ही है। और ये हम फंक्शन में भी यूज करते हैं, और इन कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, और लूप्स में भी यूज कर सकते हैं पास स्टेटमेंट को। तो होता यह है कि भाई हम बता देते हैं कि ये हमने चीज लिखी हुई है, लेकिन हम इसको मजीद, हमें ये एरर ना दे, कोड हमें एरर ना दे, इसके लिए हम कहते हैं कि भाई हम इसको पास कर दिया, हम बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है। तो मैं इसको फिर भी देखता हूँ कि अगर इसको हम हटा दें तो फिर क्या होता है। देखिए हमने एरर फेस किया, क्योंकि जब कंडीशन लिखा तो उसमें हमें कम से कम एक स्टेटमेंट लाजमी देना होता है। उसको इंडेंटेशन दे के एक स्टेटमेंट लाजमी लिखना होता है। तो हमने कहा था कि भाई हम इसकी स्टेटमेंट जो होगी वो बाद में लिखेंगे, तो हमने इधर पास डाल दिया था। और ये फिर हमने जो लूप से रेंज वेरिएबल हमें नंबर देता जा रहा है, हम उसको प्रिंट करते जा रहे हैं, और फिर जो कंडीशन है उसके हम बाद में डिफाइन कर देंगे। जी कोई यू। सवाल है यहाँ पे? ये सर, मेरा इंटरनेट का 37 मिनट हो गया था, इस पास को काइंडली रिपीट कर दीजिए। अच्छा जी, मैंने बताया कि अ, पास जो स्टेटमेंट है इसको हम मुख्तलिफ जो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कंट्रोल फ्लो होता है, जिस तरह इफ कंडीशंस हैं, या लूप्स हैं, या फिर हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी हम इनको बाद में डिफाइन करेंगे। तो इस वक्त हम इसमें पास स्टेटमेंट डाल देते हैं कि ये प्रोग्राम हमें एरर ना दे, सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लेयर करने के लिए कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन डालनी है। तो उसको हम बाद में सेटिस्फाई कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको पास को यहाँ से हटा देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस कंडीशन को कम से कम एक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो जब वो इसको नहीं मिलती तो ये इस पर एरर दे देता है। तो इस वजह से हम पास स्टेटमेंट लिख देते हैं इधर। अब आप देखिए ना, मैं इसको दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ पास के बगैर। तो मैं एरर फेस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इफ कंडीशन लिखी हुई है और उसके साथ कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ। ये समझ सर आ रही है? चलेगा। जी सर, समझ आ गया। तो मैं दोबारा इधर पास स्टेटमेंट डाल डाल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं।
और ये वही लूप ने प्रिंट करती है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आप एल्स विद लूप्स हम क्यों लिखते हैं? ये एल्स स्टेटमेंट क्या है? ये किस किस जगह पे और हमने पढ़ा था इसके बारे में? जी मल्टीपल काशिफ। टास्किंग के लिए। स्टेटमेंट है, ये जी कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था इफ, एलिफ एंड एल्स। जी बिल्कुल। जी कंडीशन स्टेटमेंट हमने पढ़ा। तो ये कब एग्जीक्यूट होता है एल्स स्टेटमेंट? अगर मतलब सब कुछ फॉल्स हो जाए, इफ वाली भी फॉल्स हो जाए, एल्स एलिफ भी फॉल्स हो जाए, तो तब एल्स हाँ, प्रिंट हो जाता है। अच्छा जी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो जो भी हमने पहले कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर उनमें से कोई एक भी मीट नहीं करता, सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो आखिर में हमेशा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर ऊपर वालों में से कोई एक कंडीशन भी मीट हो गया, तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मतलब उस लेवल में नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। लेकिन अब लूप्स के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं एल्स क्लास को। तो लूप के साथ हम इसको कब कब और क्यों यूज करते हैं? कोई बताना चाहेगा कि लूप मल्टी के साथ हम एल्स क्लास को मल्टीपल क्यों? टास्किंग के लिए। नहीं नहीं, मल्टीपल टास्किंग के साथ इसका कोई काम नहीं। ओके। जी अच्छा। सर फॉर तो हैंडलिंग एक्सेप्शनल केसेस, मतलब कि हमारा जब लूप नहीं है ना, हम अपने प्रोग्राम में जी यूज करें और एबनॉर्मल बिहेव कर रहा हो, तो एल्स कंडीशन हम डालते हैं कि उस एरर को हम सॉल्व कर पाए। अच्छा, अच्छा देखें, सर, आई थिंक। हम ये बताना जी जी जी, बता दीजिए मोहम्मद आशिक साहब। जी सर, मतलब फॉर लूप के अंदर हम इस फॉर लूप के बाद इसलिए एल्स लगा रहे हैं मीन के, अगर जब हम हमारा लूप सारा चल जाएगा उसके बाद एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सही इसको समझे इसके कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम लूप को चलाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमने एल्स क्लास डाल दिया। हम यहाँ पे इंडिकेट करना चाहते हैं कि हमारा जो लूप था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका। इन केस कि अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट बीच में डाल दिया था लूप की बॉडी में, तो लूप की बॉडी तो फिनिश हो गई थी ना, उसने सक्सेसफुली अपना जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट नहीं किए थे। ऐसा ही है, जब ये सिचुएशन होगी तो एल्स क्लास जो है वो प्रिंट नहीं होगी, इन केस कि अगर लूप पहले ही टर्मिनेट हो गया अपना काम मुकम्मल किए। तो जब ये सक्सेसफुली लूप अपने स्टेप्स मुकम्मल कर लेगी, तभी ये एग्जीक्यूट होगा एल्स क्लास का। तो हमें पता चल जाता है कि भाई लूप हमारा जो था वो उसने सारे स्टेप्स कंप्लीट किए और उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। जिस तरह अभी यहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहे हैं, जब ये नंबर सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएंगे तो आखिर में एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके कहेगा कि जी लूप फिनिश सक्सेसफुली। लेकिन अब दूसरा केस देखिएगा क्या होता है उसमें। अब इसी जब मैंने ब्रेक डाल दिया था स्टेटमेंट में, ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप पहले, रेंज 4 तक पहुंचने से पहले टर्मिनेट हो जाएगा ना लूप। जी सर। अच्छा, तो ऐसे ही ये नंबर 3 को पहुंचा तो ये ब्रेक स्टेटमेंट चल गई, तो लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ मुकम्मल, यस अनसक्सेसफुल सर। रहा ना। जी तो इसी बिल्कुल चीज सर। को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास एल्स क्लास आ जाता है कि भाई ये इधर एग्जीक्यूट मुकम्मल नहीं हुआ। अगर एल्स क्लास में इंडिकेट करता है कि सक्सेसफुली ये लूप एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? जब भी लूप के साथ एल्स क्लास लिखी हुई हो और वो एग्जीक्यूट ना हो, तो इसका मतलब लूप ने अपना प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया था, वो पहले खत्म हो गया था। समझ आ गया लूप के साथ एल्स का काम और ये क्यों है? किसी का कोई सवाल है? नो सर, ठीक है, आगे के चलें। अच्छा सर, जी मेन के अगर अगर यहाँ पे हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट ना होती और वो 0 1 2 3 4 तक जाता, तो फिर ये जो एल्स वाली स्टेटमेंट थी ये प्रिंट हो जाती है ऐसे।
जरा सर आपका माइक म्यूट है अगर आप बोल रहे हैं। आई थिंक सर नेट का इशू है सर, आ जाते हैं थोड़ी देर तक। आई एम ऑडिबल, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो हम नेस्टेड लूप की लूप पर आ गए थे और नेस्टेड लूप के बारे में जानना चाहते थे। तो नेस्टेड लूप ये है कि हमारे पास लूप के अंदर लूप हो। अच्छा हम सर, जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई थिंक हम इससे थोड़ा सा पीछे थे। अच्छा, हम पीछे थे हाँ, इससे। इसी पे। अच्छा, ये तो हमने लूप के साथ एल्स क्लास का इस्तेमाल किया था ना, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? सर इसे रिपीट कर दें थोड़ा। अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ। तो देखिए, हमने एल्स क्लास के बारे में बताया था कि हम इसको लूप के साथ क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसकी ये हमें ये चीज बता सकता है कि हमारा जो लूप था, उसने अपना एक जो उसने जहां तक चलना था, इस केस में लूप कहाँ तक चल रहा है, 0 से 4 तक जाएगा ना। तो अगर लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, 0 से 4 तक उसने चीजें नंबर्स प्रिंट कर लिए, तो ये एल्स क्लास में बताएगा कि ये लूप मुकम्मल हो चुका था। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ लूप। लेकिन अब यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट डाल दी। तो अब होगा ये कि लूप जो है 4 तक प्रिंट नहीं करेगा चीजों को, जो भी इसमें आइटम्स पड़े हुए होंगे। ऐसा ही है। तो जब ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो लूप खत्म हो जाएगी और एल्स क्लास फिर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जब एल्स क्लास हमारा नहीं चलेगा, तो हमें हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारा जो लूप था, उसमें कोई स्टेटमेंट ऐसा था जिसकी वजह से ये एल्स क्लास नहीं चला। क्या आप समझ पाए, या मैं समझा यस सका सर। हूँ आपको सही से? जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा, थैंक यू। तो अब नेस्टेड लूप्स पर हम बात करेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं। जब हम लूप्स इन अ लूप, मल्टीपल लूप्स हम यूज करना चाहें, फिर वो लूप के अंदर लूप 2 हो, 3 हो, फिर या जितने भी हो, तो हम उनको नेस्टेड लूप कहते हैं। तो इधर हम कुछ पैटर्न्स प्रिंट करवाना चाह रहे थे, लिहाजा फिर हमने मतलब इन द फॉर्म ऑफ टेबल और मैट्रिक्स, जब चीज़ों को हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हम मल्टीपल लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप मशीन लर्निंग पे जाएंगे और वहाँ पे डेटा को आप देखेंगे, तो डेटा हमारे पास इन फॉर्म्स ऑफ टेबल होता है। तो वहाँ पे उसको रिट्रीव करने के लिए अगर हम लाइब्रेरीज को यूज ना करें, तो हमें ज़ाहिर लूप्स ही लिखने पड़ेंगे, और ये नेस्टेड लूप होंगे। तो इनका वैसे भी मल्टीपल जगहों पे यूजेज है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, आप जब आप पैटर्न्स बनाने की कोशिश करेंगे डिफरेंट किस्म के, तो बड़ी मतलब हेल्प होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने में भी इसकी। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे, और ये बहुत से प्रॉब्लम ऐसे हैं जो मल्टीपल लूप्स के जरिए ही सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये लूप किस तरह एग्जीक्यूट होंगे, कोई बता सकता है कि ये लूप किस तरह एग्जीक्यूट होंगे, लूप इन अ लूप?
जी सर, पहले इसमें जो आउटर लूप है जिसकी रेंज 3 तक है, जी। वो एग्जीक्यूट होगा एक दफ़ा। अच्छा। देन वो एंटर हो जाएगा आउटर लूप की जो बॉडी है उसमें, और उसमें जो पहली लाइन है उसको मिली है वो इनर लूप है। और जी। इनर लूप पहले 4 दफ़ा उसकी, क्योंकि रेंज 4 4 है तो वो 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। हाँ। देन वापस वो एक लाइन को जो है नीचे जो आउटर लूप की अंदर आ जाएगा दोबारा, तो वो जो प्रिंट की एक ब्रैकेट खाली है उसको एग्जीक्यूट करके दोबारा जब आएगा तो रेंज की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। इसी तरह ये 3 दफ़ा पहले आउटर लूप रन होगा फिर इनर लूप। अच्छा जी। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस होंगी यहाँ पे इन दो लूप्स की वजह से इनका? 12 सर। सर इनकी 12 एग्जीक्यूशन होंगी। 12 दफ़ा, ये 12 दफ़ा प्रिंट करेगा, ये जो प्रिंट स्टैटिक है। जी। जी जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये 12 दफा एग्जीक्यूशन इसकी होगी। 3 × 4 12। कोई कंफ्यूजन है फॉर लूप बल्कि नेस्टेड लूप के में किसी को? सर आप इसको एक दफा रिपीट कर दें, इसकी समझ नहीं है कि इस तरह इसने मल्टीप्लाई किया। अच्छा सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले हमारे पास आउटर लूप है जिसमें हम रो को देख रहे हैं, ये आउटर लूप है। ठीक है। तो इसकी रेंज क्या है? 3 तक है फंक्शन। तो रेंज फंक्शन हमें 0 से 0 1 2 तीन नंबर प्रिंट देगा। जब पहली दफा आउटर लूप 0 देगा तो ये इनर लूप में आएगा। जब इनर लूप में पहुंचा तो इनर लूप का रेंज क्या है? 4। अब इनर लूप ने क्या करना है? 0 से लेके 3 दफा एग्जीक्यूट होना है। 0 1 2 3। ठीक है। तो पहली दफा उसने जब जीरो, इनर लूप 0 पे था तो उसने एक स्टेरिक प्रिंट किया। फिर 1 पे था स्टेरिक प्रिंट किया, 2 पे प्रिंट किया, 3 पे प्रिंट किया। तो अब जब चौथी दफा ये 4 हो जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगी, इनर लूप। और प्रिंट स्टेटमेंट एक चल जाएगा जो कि लाइन को चेंज कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ बाय डिफॉल्ट एंडर लिखा होता है जब अब उसकी हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट फंक्शन के। तो फिर दोबारा ये जाएगा आउटर लूप के पास। अब पिछली दफा ये 0 पे चला था आउटर लूप, अब 1 पे चलेगा। 1 पे चलेगा और फिर इनर लूप के पास आएगा। जब ये इनर लूप के पास आएगा फिर से ये इनर लूप ने वही 4 एग्जीक्यूशन करनी है। फिर वही 4 दफा स्टैटिक प्रिंट होगा और फिर प्रिंट स्टेटमेंट जो विदाउट एनीथिंग इन पैरेंथेसिस है ये एग्जीक्यूट होगा। फिर ये आखिरी दफा ऊपर जाएगा और ये टू टू लेगा रो, और इनर लूप के पास आकर 4 दफा एग्जीक्यूशन करके ये स्टेटमेंट जब चौथी दफा ऊपर जाएगा आउटर लूप के पास तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप समझे हैं कि ये किस तरह लूप एग्जीक्यूट हो रहे हैं? सर मेरा भी क्वेश्चन है। जी जी। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट में एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स लिखे हुए हैं, ये क्यों लिखे हुए हैं? इनका क्या पर्पस है यहाँ पे? अच्छा, अगर हम ये इंडेल यहाँ पे नहीं डालते हैं ना, इंड स्टेटमेंट, तो हम इसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने जो इंड करना है एक स्पेस के साथ करना है। ठीक है। मतलब जब ये स्टेरिक प्रिंट करेगा ये यहाँ पे, तो जो कर्सर होगा वो इसी के साथ खड़ा होगा, स्टेरिक के साथ। तो अ, अगर मैं इंड इसमें ना डाल दूं, ना इसको हटा दूं यहाँ से, तो प्रिंट में बाय डिफॉल्ट उसका जो इंड होता है वो लाइन चेंज होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि क्या होता है। ठीक है। तो इसने इधर इसको प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट किया, प्रिंट में बाय डिफॉल्ट उसमें जो इंट एल की जो वैल्यू सेट थी वो ये थी कि उसने लाइन चेंज करना था, तो लाइन चेंज हो गई थी। तो अब मैंने इसको कि लाइन चेंज ना हो, एक स्पेस आ जाए और स्पेस के सामने एक और स्टेरिक प्रिंट हो, तो उसके लिए फिर मैंने इसको इंट के साथ लिखा था कि एक स्पेस इसके दरमियान डाल दी थी। और ये हर दफा स्टेरिक प्रिंट करके एक स्पेस दे रहा था, फिर दूसरा स्टेरिक प्रिंट करके फिर स्पेस, फिर तीसरा फिर स्पेस, फिर चौथा फिर स्पेस दे दिया। यूं इसने मुकम्मल किया 4 दफा एग्जीक्यूशन, लूप खत्म हो गई। और फिर ये प्रिंट जो इधर था इसमें देखें बाय डिफॉल्ट जो इन एल की वैल्यू सेट थी उसने लाइन चेंज करवा दी थी।
तो फिर उसने ऊपर जाके लूप ने एग्जीक्यूट किया था। तो ये इंड का वैल्यू है। अब अगर मैं इधर स्पेस नहीं दूं, मैं इधर इसको कोई और वैल्यू मैं दे सकता हूँ, मैं कॉमा के जरिए इसको सेपरेट करवा सकता हूँ, या कोई और वैल्यू भी मैं दे सकता हूँ जो भी डिफाइंड है, उसकी जो हम डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं किसी भी प्रिंट फंक्शन की हेल्प के जरिए से, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कैसे और क्या 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 चीजें हम यूज कर सकते हैं। समझ आ गई है ये बात? जी सर, आ गई है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। रेंज फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है लूप, आउटर लूप के साथ। तो उसकी स्टार्ट रेंज हमने 1 से ली और ये जाएगा 5 तक। जब उसने पहली दफा आई में वैल्यू 1 डाल दी, तो जे की तरफ जो इनर इनर लूप है उसके पास आ गया। तो इनर लूप ने क्या करना है, 1 से शुरू होकर कहाँ खत्म होना है, i+1। आई में वैल्यू 1 पड़ी हुई है और 1+1 2। तो इसकी एग्जीक्यूशन 1 और स्टॉप कहाँ 2 पे। तो ये पहली दफा स्टेटमेंट सिर्फ 1 प्रिंट करवा देगी, क्योंकि इधर 1 और 2 जब लिखे हुए होंगे इनर लूप के पास, 1 और 2, तो ये रेंज फंक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा अगर 1 और कॉमा 2 लिखा हुआ हो रेंज फंक्शन में जे के साथ। जी, सवाल समझे आप? अच्छा ये सर। जी, जी बता दीजिए। जी सर, 1, 7, 2 हो तो वो एक दफा ही आइटरेट करेगा। हाँ जी, एक दफा ही चलेगा। तो आउटर लूप ने हमें आई की वैल्यू 1 सेट करके दी। जब हम इधर आए तो 1+1 आई को हम 2 कर दिया, तो 1 से 2 रेंज हमारे पास एक वैल्यू प्रिंट करवाएगी, और अंदर प्रिंट 1 प्रिंट करके इंड कर स्पेस दे देगा। और फिर ये लाइन चेंज हो जाएगी प्रिंट की वजह से, ऊपर चला जाएगा। अब आई में 2 की वैल्यू आ गई। जब आई में 2 की वैल्यू आ गई, फिर अंदर आएगा जे के पास। जे फिर 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन इस दफा 2+1 3 तक जाएगी जे की वैल्यू। तो जे ने इस दफा 1 प्रिंट करवाना है और फिर स्पेस देकर 2 प्रिंट करवाना है। ऐसा ही है। चले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मजीद इस पर बात करते हैं फिर। देखिए, पहली दफा 1 प्रिंट हुआ, दूसरी दफा 1, 2 प्रिंट हुआ, और फिर स्पेस, फिर 1, 2, 3, और यूं हमने एक पैटर्न प्रिंट करवा दिया। कोई अगर ये सवाल किसी को अगर समझ नहीं आई तो ये पूछ सकता है कि ये पैटर्न किस तरह बना। सबको समझ आ गई? जी, कोई सवाल है इसमें? यस सर। जी जी, पूछिए। सर, लाइन नंबर 2 को रिपीट कर दीजिए, इसकी आई थिंक समझ नहीं आई। फॉर जे। अच्छा अच्छा, अब मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। तो यस सर। पहली दफा आई में वैल्यू क्या आ रही है, 1। 1। फिर जब ये 1 इनर लूप के पास जाएगा, तो पहली दफा जे की वैल्यू क्या सेट की जा रही है, रेंज, पहले रेंज की तरफ पहले आते हैं। तो जब ये आई नीचे आया, आई में 1 पड़ी हुई है, तो रेंज में क्या होगा, 1, और 1+1 2। जी बिल्कुल तो ट्रू सर। रेंज की जो वैल्यू होगी 1, 2 होगी। तो इसने जे को पहली दफा 1 देना है, 1 दे के प्रिंट कर दिया, स्पेस दे दिया, और दूसरी दफा ये ऊपर जाएगा लूप, इनर लूप के पास। तो अब आई की लूप रेंज ने इसमें इंक्रीमेंट कर देनी है। तो 2, 2 आ जाना है। क्या यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप जब 2, 2 हो, तो क्या लूप रेंज एग्जीक्यूट हो सकता है? जब स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू दोनों की सेम हो, तो रेंज एग्जीक्यूट कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। तो ये इनर लूप फाल्स हो जाएगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो कर्सर हमारे पास यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, दूसरी लाइन में। और फिर अब की बार आई में पिछली दफा 1 आया था, अब 2 आएगा रेंज फंक्शन से। यस सर। तो फिर ये 2 i+1 को 3 कर देगा, और इस दफा यस सर। इनर लूप जो है वो 2 दफा चलेगी। यस सर, मीन के यहाँ पे ये है, जो आई की वैल्यू अपडेट करता हुआ वो ऊपर से आएगा। जो जे में i+1 है वो इसको भी अपडेट कर देगा।
जी ऐसा ही है, क्योंकि हमने आई की वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल की है, तो आई उसमें एक इंक्रीमेंट की जा रही है। जो यही आई की वैल्यू थी उसको हमने इस रूप में इस्तेमाल किया, तो इस जी वजह से बिल्कुल। इसमें इंक्रीमेंट हुई। ओके सर, अच्छा मीन के ये 1 से 5 तक लेगा तो ये आई हर बार अपडेट होके वो जे में डालेगा। 1 कम आई जो पहली बार वो 1+1 करेगा, दूसरी बार 2 कर देगा, ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है, सही समझे आप, ये इस तरह ही एग्जीक्यूट होगा। तो ओके ये सर। ये चीजें हमने आज कवर की हैं। अगर इनमें से आपको कोई किसी पर भी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख दी मैंने यहाँ पे, जो कि आज हमने कवर की है। तो ये सवाल है, अगर इसके मुतालिक है या किसी और चीज के मुतालिक सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आखिर में कुछ क्विज मैंने किए हुए थे, लेकिन अब टाइम ओवर होने जा रहा है तो हम आपसे सवाल ही लेंगे। जी। सर ये जो आखिरी फंक्शन आपने रन किया था, इसकी आउटपुट की जी मुझे समझ नहीं आई, ये सीक्वेंस ऐसे क्यों आया? ये फंक्शन, ये लूप। जी सर। अच्छा। सर अपना साथ में पॉइंटर भी रेंडर करें, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, काइंडली प्लीज। अच्छा यार, तो कोड रेड करने में अगर हमें मुश्किल ना हो तो कोशिश करेंगे। यार आप देखो, मैं कर्सर को इस्तेमाल करते हुए पॉइंट करते जा रहा हूँ। ठीक है, कर्सर तो आपको शो हो रहा है ना? जी सर। तो ये मैं कर्सर कोई मुख्तलिफ जगहों पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप इसको देखते जाइएगा। तो यहाँ जब ये जो रेंज फंक्शन है, इसने हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज देनी है? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। तो पहली दफा आई की वैल्यू क्या होगी? स्टार्ट फॉर आई इन रेंज 1 to 5। जी, तो पहली दफा जो रेंज फंक्शन वहां से वैल्यू आएगी, तो आई में वैल्यू क्या आएगी? वन होगा। 1 सर। 1 आएगी ना? तो अब ये इस रेंज फंक्शन में क्या हो रहा है? उसके बाद जो वैल्यू है वो रन होगी, मतलब 1 है तो 2 फिर हमारे साथ प्रिंट होगी। हाँ, तो जब इधर इस रेंज फंक्शन के पास, इसके पास वैल्यू अब कौन कौन सी हैं? 1, 2। जी। 1, 2। 1, 2, तो इसने जे में क्या वैल्यू देनी है पहली दफा? 1, 2। नहीं, इसमें देखे ना, जिसमें इसमें 1, 5, 6 था, तो इसने पहली दफा 1 दी थी। तो ये भी तो 1 से शुरू हो रहा है, तो इसने भी जे में कौन सी वैल्यू देनी है पहली दफा? 1 देनी है। ऐसा ही है ना? जी सर। तो जब जे में 1 आएगा तो यहाँ पे प्रिंट 1 होगा। जी ठीक है। सर। और इंड की वजह से स्पेस आ जाएगा, और ऊपर फिर लूप जाएगा रेंज के पास। जब रेंज यहाँ से 2 की वैल्यू देगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा कि 2, 2। बिल्कुल क्या सर। नहीं हो सकता ना? नो। क्योंकि उसकी लिमिटेशन है कि भाई ये अपनी जो स्टॉप है उसमें से एक 1 करके देगा। तो मतलब यहाँ पे इसकी स्टॉप स्टॉप रेंज क्या थी रेंज की? 1, 2। तो 2 - 1, तो 1 तक ही जा सकता है ये, जो हमने पहले डिस्कशन की थी, पहले पहले शुरू शुरू में रेंज के बारे में। जी सर। है ना? तो इसने पहली दफा 1 प्रिंट किया। जी। सर ये अब मुझे समझ आई है। और जे इन रेंज 1 ये हमारा स्टार्ट हो गया, I+1 हमारा स्टॉप हो गया, राइट? जी तो 1 और 2 प्रिंट होता जाएगा। फिर हम प्रिंट जे कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो वो आपने पिछली जो लूप स्टेटमेंट थी उसमें आपने ये एंड का बताया था, तो उसकी जी जी वजह से बिल्कुल। लगता है कि सीक्वेंस बन रही है। अच्छा ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो फिर आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर देंगे किसी भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो। और जी किसी का सर। कोई सवाल? कोई भी सवाल कर सकते हैं आप, कोई जनरल सवाल भी हो सकता है। अच्छा सर, आपने कभी हैकाथॉन ज्वाइन किया है? जी अच्छा सर, वो मुझे ना जी। प्रॉब्लम आ रही है कि टीम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने डिस्कॉर्ड पे अकाउंट भी बना लिया है, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? हाँ यस सर। अ, अच्छा यार, अब इस पर कुछ ऑप्शंस मिल रहे होते हैं ना, आपने लैब लैब
टाटा आई पे रहे कि डेव पोस्ट पर आपने ज्वाइन किया है अकाउंट्स को? लैब लैब यही पे सर। अच्छा, वहां पे ना आखिर में एक टैब होता है टीम्स का, अगर आपने देखा हुआ हो जहाँ पे भी आपने ज्वाइन किया हुआ अकाउंट को। यस सर। तो अगर वहां पे अगर पॉसिबिलिटी कोई है, वहां पे अगर ऑप्शन मिल जाता है मैसेज करने का, तो आप वहां पे मैसेज कर लें। अगर नहीं है तो फिर डिस्कॉर्ड होता है, हर जो भी हैकाथॉन जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनका डिस्कॉर्ड चैनल होता है। तो उसी में ही जाके आपने टीम बनानी होती है। वहां पे हर एक मुख्तलिफ कई लोग जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो मैसेज करते हैं कि भाई हमारी टीम में कोई शामिल हो जाए। तो अगर आप फिर उनको मैसेज कर देते हैं, यार मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये मेरे स्किल सेट्स हैं और ये मेरा प्रोजेक्ट आइडिया अगर आप देते हैं तो ठीक है, वरना मैं कुछ लेकर आऊंगा। तो इस तरह फिर आप उस पर आगे टीम बनाते हैं और काम करते हैं। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। समझ आएगा? यस अच्छा, सर। किसी और को कोई सवाल है? नहीं है तो फिर हम इन कर देते हैं मीटिंग को अब। अच्छा सर, आप अपनी लिंक्डइन शेयर कर सकते हैं। जी आप अपना लिंक्डइन अकाउंट यूआरएल शेयर कर दें। जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, आप सबका शुक्रिया।